नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो देखिएगा, रात के 10 बज चुके हैं और 10 बजे रोजाना आपके लिए लेकर आता हूँ मैं उत्तराखंड खजाना क्लास, जिसमें मैं आपको उत्तराखंड के 40 क्वेश्चन का टेस्ट कराता हूँ। क्योंकि आपकी आगामी परीक्षाएं जो हैं पटवारी, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल, दरोगा, बंदी रक्षक और फॉरेस्ट गार्ड की जल्द ही होने वाली है। तो कुछ समय उसके लिए बचा है, इसलिए हमने प्रैक्टिस सेट चला रखा है। और 40 क्वेश्चन के साथ ही साथ मैं एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताता हूँ। और ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, इसका आप अच्छे से रिवीजन कर सके, इसी की मैं पीडीएफ भी सेंड करता हूँ। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे ये पीडीएफ मैं आपको सेंड कर देता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आप कहाँ से हैं, क्या आपके प्लेस है, एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं जानना चाहता हूँ कहाँ तक हमारे चैनल की पहुँच बनी है। चलिएगा, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। क्वेश्चन नंबर 1 है, भोटिया जनजाति की कौन सी उपजाति बौद्ध धर्म को मानती है। आपको पता होगा भोटिया जो जनजाति है, इसकी 10 उपजाति है। जैसे हम बात करें मारचा, तोलचा, जोहारी, सोका और जाड़, इस प्रकार की 10 उपजाति है। उसमें से एक उपजाति है जो कि बौद्ध धर्म को मानती है। तो बच्चों, ये है आपकी जाड़ उपजाति। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जाड़ उपजाति है जो बौद्ध धर्म को मानती है। जाड़ के बारे में अगर हम बात करें तो देखिएगा, जाड़ का जो जनजाति का मूल निवास है वो जादूंग गांव माना जाता है। जनक ताल के निकट भी जाड़ जाति देखने को मिल जाती है। और जाड़ जाति अपने आप को जनक का वंशज मानती है। जो जनक थे उनका वंशज मानती है जाड़ जनजाति अपने आप को। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें, इसमें कुछ मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा जाड़ जनजाति से संबंधित जो है। जैसे कि अगर हम बात करें, इसमें विघटित परिवार व्यवस्था पाई जाती है। क्वेश्चन बनता है कि भोटिया जनजाति किस उपजाति में विघटित परिवार व्यवस्था है, तो वो आपकी जाड़ में आएगी। क्या व्यवस्था होती है, इसमें क्या होता है, जो बड़ा पुत्र या एक प्रकार से हो ऐसे बोलते हैं कि जो सबसे बड़ा पुत्र होता है, या इस तरीके से क्वेश्चन बनता है कि जब इनके परिवार में जाड़ के जो पुत्र होता है वो बड़ा हो जाता है, तो उसको उसके माता पिता घर से निकाल देते हैं और वो अपना अलग ही जीवन यापन करता है। लेकिन माता पिता की संपत्ति पर अधिकार फिर भी उसका रहता है। अगर हम बात करें, देखिएगा, ब्राह्मण कार्य जो करते हैं जाड़ों में, उसे लामा कहा गया है। उसी के साथ साथ जो जाड़ है, इनकी जो भाषा है बच्चों वो रोम्बा है। याद करना है आपको, जाड़ की जो भाषा है वो रोम्बा है। साथ ही साथ 2 त्योहार बड़े फेमस है जाड़ों के, जाड़ जनजाति के, एक है लोहसर और एक है सूरगेन। तो देखिएगा, ऐसे भी एग्जाम आ सकता है, लोहसर और सूरगेन त्योहार किस जनजाति के हैं, तो वहाँ पे भोटिया दे सकता है वो, क्योंकि भोटिया की उपजाति जाड़ है। अगर वो और डीप मालूम करेगा, उपजातियों में ही मालूम कर ले, तो आपका आ जाएगा जाड़। लोहसर त्योहार मनाया जाता है बसंत पंचमी के दिन, और सूरगैन त्योहार मनाया जाता है भाद्र माह में। इतने फैक्ट आप याद करेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 2 है, भीम पुल किस धाम के निकट स्थित है। तो बच्चों, भीमपुल की बात करें तो भीमपुल बद्रीनाथ धाम के निकट है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। कुछ फैक्ट बताऊंगा बद्रीनाथ धाम के। जैसे हम बात करें कि जो बद्रीनाथ धाम है, यह हमारा बद्रीनाथ मंदिर है, यह है समुद्र तल से 31-33 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। और इस मंदिर की ऊंचाई जो है वो 15 मीटर है। और मंदिर की ऊंचाई पर स्थित है 31-33 मीटर की। अलकनंदा नदी के तट पे है। महाभारत और पुराण में इसके कई सारे नाम है, जैसे मुक्ति प्रथा, योग सिद्धा, बद्रीवन, और द्वापर युग में इसे विशाला कहा गया है। नर नारायण आश्रम भी कहा गया है, क्योंकि नर और नारायण पर्वतों के मध्य स्थित है। बद्री का आश्रम भी कहा गया है, विशाल बद्री भी कहा गया है। अगर हम बात करें बद्रीनाथ मंदिर की, तो बच्चों देखिएगा, इसके जो कपाट खुलते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन। कपाट इसके अप्रैल और मई माह में खुलते हैं। अप्रैल और मई माह में कपाट खुलते हैं बद्रीनाथ मंदिर के, और जो बंद हो जाते हैं वो नवंबर के तीसरे सप्ताह में बंद हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें, बद्रीनाथ मंदिर को बनाने के लिए जो भूमि दान दी थी वह कत्यूर वंश के राजा पद्मदेव के द्वारा दी गई थी। इसी के साथ साथ यहाँ के जो पुजारी होते हैं वो साउथ इंडिया के होते हैं, यानी कि दक्षिण भारत के, और नंबूदारी संप्रदाय के होते हैं, जो शंकराचार्य के वंशज माने गए हैं। इसी के साथ साथ अगर मैं बात को देखिएगा, ये भारत के 4 धामों में भी सम्मिलित है, उत्तराखंड के 4 धामों में भी सम्मिलित है। और उत्तराखंड का ऐसा धाम है जहाँ सर्वाधिक पर्यटक आते हैं। उसके साथ ही हम बात करें तो यहाँ पर जो नारियल, सुपारी और अर्चक आता है पूजा के लिए, वह केरल से आता है। चंदन कर्नाटक से आता है। जब शीतकाल का समय आता है, जाड़ों का समय, तो इस मंदिर की पूजा जो होती है वह जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में की जाती है। इस मंदिर की मैं शैली की बात करूँ तो ये मंदिर आपका मुगल शैली में बना हुआ है। और अगर हम बात करें, यहाँ पर
कढ़ाई उत्सव मनाया जाता है और मंदिर का जो आकार है वह धनुषाकार आकार देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वन पंचायत की व्यवस्था को ब्रिटिश शासकों द्वारा विधिक रूप से समर्थन दिया गया। यानी कि राज्य में वन पंचायत की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी बच्चों 1931 में। ऑप्शन ए हमारा सही है। आपको मैंने 2-4 दिन पहले बताया था कि चमोली में कब स्टार्ट हुई थी, 1932 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर, और हाँ, वन पंचायतों में महिलाओं को जो आरक्षण है वह 50% का है, और 50% जो आरक्षण प्रारंभ किया गया था वह मार्च 2008 में तात्कालिक मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी जी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, झुमड़ा थारू का झुमड़ा क्या है? तो देखिए, झुमड़ा की अगर हम बात करें तो थारू का एक प्रकार का नृत्य गीत का इसका आपको उल्लेख देखने को मिल जाएगा। तो बच्चों हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए से थारू का नृत्य गीत। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तराखंड में अटल आयुष्मान योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो देखिएगा बच्चों, उत्तराखंड में जो अटल आयुष्मान योजना आई थी उसका प्रारंभ हुआ था 25 दिसंबर 2018 को। ऑप्शन सी सही है। आप सभी को पता होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जन्म दिवस हम मनाते हैं वो 25 दिसंबर को मनाते हैं। और ये मुख्यतः क्या आपने देखा होगा, स्वास्थ्य बीमा होता है जिसको हम आयुष्मान कार्ड के नाम से वर्तमान में जानते हैं। 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा होता है जिससे हम प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का फ्री इलाज करा सकते हैं इस कार्ड के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तराखंड में विख्यात इस पक्षी को आंगन का पक्षी भी कहा जाता है। तो इस पक्षी का नाम आपको बताना है। तो बच्चों इसका जो नाम है वह है घिनोड़ी। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। उत्तराखंड के पर्यावरणीय आंदोलन से संबंधित नहीं है, तो बाबा बमराणा जो है वो पर्यावरण आंदोलन से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, कषार देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, कषार देवी मंदिर की हम बात करें तो यह है हमारा कश्यप चोटी पे स्थित है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। और कश्यप चोटी अल्मोड़ा में कषार देवी मंदिर हमारा स्थित है। तो दो तरह से आ सकते हैं। कषार देवी मंदिर कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में। किस चोटी पर है? कश्यप चोटी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, गढ़वाल व कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्रों में हाथ से बने कागज के प्रयोग का वर्णन किया है? किसने हाथ से बने कागज के चित्र भी यहाँ पे आता है। गढ़वाल व कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्रों में हाथ से बने कागज के चित्रों का के प्रयोग का वर्णन किसने किया? तो ये क्या, बाल्टन ने। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हमारा बच्चों सी हो जाएगा, बाल्टन। ऑप्शन सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिएगा, भारत में जीएसटी पारित करने वाला राज्यों में उत्तराखंड का स्थान है। तो आप सभी को पता होगा 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी को लागू कर दिया गया था। और सबसे पहला जो राज्य था बच्चों वो था जीएसटी लागू करने वाला असम। सबसे अंतिम राज्य था जम्मू कश्मीर। और प्रथम गैर भाजपा राज्य, यानी कि जहाँ भाजपा की सरकार नहीं थी, तो प्रथम गैर भाजपा राज्य था आपका बिहार। और उत्तराखंड का क्रम आता बच्चों 5वां। ये क्वेश्चन एकदम बन चुका है, तो आप याद करके चलिएगा। ऑप्शन बी हमारा सही है। बाकी जीएसटी की हम बात करें तो आपको याद करके चलना है। कुछ मैं महत्वपूर्ण फैक्ट बताता हूँ जीएसटी के बारे में। देखिएगा, हम जीएसटी की बात करें तो जीएसटी अपनाने वाला भारत दुनिया का 161वां देश है। सबसे पहले जीएसटी जो लागू हुई थी वो कनाडा में हुई थी 1954 में। सबसे अच्छा जीएसटी का मॉडल है न्यूजीलैंड का। और भारतीय जीएसटी का जो मॉडल ग्रहण किया गया है वह कनाडा के जीएसटी से किया गया है। साथ ही साथ अगर कोई जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसको 15 डिजिट मिलती है। तो एग्जाम में बनता है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन में कितने डिजिट होती है? 15 डिजिट। जैसे आधार कार्ड में 12 होती है, यानी कि 15 नंबर का हमें नंबर या कुछ हमें भी जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो 15 नंबरों का हमारा होगा। उसके बाद अगर हम बात करें, देखिएगा जीएसटी के बारे में, तो जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर वर्तमान में अमिताभ बच्चन जी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, श्री बद्रीनाथ धाम किस रूप में जाना जाता है? तो देखिएगा, राजबद्री के रूप में बद्रीनाथ धाम को जाना गया है। तो बच्चों ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही। बाकी बद्रीनाथ धाम के बारे में मैं एक्स्ट्रा फैक्ट आपको वीडियो में स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न दिए विकल्पों में उत्तराखंड का वृष्टि छाया क्षेत्र किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बच्चों लघु हिमालय को। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। लघु हिमालय की हम बात करें बच्चों तो लघु हिमालय का जो आपका पश्चिमी छोर है ये है, पश्चिमी छोर देहरादून तक है। और पूर्वी छोर का जो विस्तार है वह चंपावत तक है। और लघु हिमालय क्षेत्र बच्चों कुल आपका 9 जिलों में फैला है। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें 1200 से 4500 मीटर की ऊंचाई के मध्य आपको लघु हिमालय क्षेत्र देखने को मिलेगा। इसके अन्य भी कई नाम है, मध्य हिमालय भी कहा गया है, हिमाचल भी कहा गया है लघु हिमालय को। उसके साथ ही साथ मैं लघु हिमालय के बारे में आपको कुछ और फैक्ट बताना चाहता हूँ। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे जीवाश्म का अभाव मिलेगा। पुराना क्षेत्र है तो जीवाश्म का अभाव मिलेगा आपको लघु हिमालय में।
इसका निर्माण हुआ है बलित एवं कायांतरित चट्टानों से। उसके बाद ही मैं बात करूँ यहाँ का कुछ महत्वपूर्ण स्थल जो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, जैसे रानीखेत हुआ, दूधातोली हुआ, मसूरी हुआ और नाग टिब्बा, लाल टिब्बा, लोखंड टिब्बा, बिनसर और मूसा का कोठा, ये ऐसे स्थान जो हैं बच्चों वो सारे ही आपका लघु हिमालय क्षेत्र में पड़ते हैं। बाकी उत्तराखंड की आधे से अधिक जो जनसंख्या निवास करती है वह लघु हिमालय में करती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न विकल्पों में बगड़वा नृत्य किया जाता है, यानी कि बगड़वा नृत्य किस घाटी में किया जाता है? तो बच्चों यह अपन नीति घाटी में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो देखिएगा पलेठी का सूर्य मंदिर बच्चों हमारा देवप्रयाग में स्थित है। अगर मैं देवप्रयाग की भी बात करूँ तो देवप्रयाग में स्थान पड़ता है हिंडोला खाल। तो देवप्रयाग के हिंडोला खाल में स्थित है पलेठी का सूर्य मंदिर। इसके बाद हम बात करें तो ये जो पलेठी का सूर्य मंदिर है ये फासना शैली में बना हुआ है और नरसिंह वर्मन और आदि वर्मन के ब्राह्मी लिपि के लेख यहाँ पर मिले हैं। कुछ और सूर्य मंदिर है उत्तराखंड में जिनकी मैं चर्चा करूँगा। देखिएगा सभी को पता है, बताने की भी जरूरत नहीं, बहुत बार एग्जाम में आता है। कटारमल का सूर्य मंदिर, कटारमल का जो सूर्य मंदिर है बच्चों वो हमारा अल्मोड़ा में स्थित है। इसी के साथ साथ मैं बात करूँ तो कुलसारी का सूर्य मंदिर आपको देखने को मिलेगा। वैसे मैं कई बार आपको रिवाइज करा चुका हूँ ये चीज़ें। कुलसारी का सूर्य मंदिर आपको मिलेगा चमोली में देखने को। उसी के साथ साथ एक है भटवाड़ी का सूर्य मंदिर, तो भटवाड़ी का सूर्य मंदिर उत्तरकाशी मिलेगा। मंजियाली का सूर्य मंदिर भी उत्तरकाशी मिलेगा। चोपता का सूर्य मंदिर आपको रुद्रप्रयाग में मिलेगा। उसी के साथ साथ हम बात करें कयार्क सेन सूर्य मंदिर आपको पौड़ी गढ़वाल में मिलेगा। उसी के साथ साथ मैं बात करूं खेती खान का सूर्य मंदिर आपको मिलेगा लोहा घाट में, और इस मंदिर में दीप महोत्सव भी मनाया जाता है। और घोड़ाखाल का सूर्य मंदिर आपको देखने को मिलेगा नैनीताल में। ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इनको लिखिएगा। अगर आपको नहीं पता, आपकी शुरुआत है, मान लो आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उम्मीद है या ऐसी आशा है कि आपकी शुरुआत ही होगी लगभग अधिकांश बच्चों की। और तो अच्छे से इनको नोट्स को बनाइएगा। जिनका कांस्टेबल का है एग्ज़ाम है, और अगर हम बात करें पटवारी लेखपाल की तो अभी काफ़ी लंबा समय नवंबर में एग्जाम होगा, वो भी अच्छे से नोट्स बना सकते हैं अगर चाहें तो। बाकी एक सीरीज में और स्टार्ट करने वाला जिला सीरीज, उसमें मैं क्या करूँगा पूरे आपको जिले पढ़ाऊँगा स्टार्टिंग में। और जिले पढ़ाने के बाद में जैसे 3 दिन में एक जिला कंप्लीट हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। और उसके बाद 4वें दिन पूरे जिले का टेस्ट। ऐसे करते हुए मुश्किल से अगर हम बात करें 1 महीने में हमारा जिला सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बेहतर आपके नोट्स बन जाएंगे, बहुत अच्छे लेवल के। आप उसकी मैं डेमो क्लास जब दूंगा तो आप खुद ही कहेंगे कि हाँ वाकई में कुछ कंटेंट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सभासार पुस्तक के लेखक हैं। तो ठीक है, सभासार पुस्तक की हम बात करें तो जो इसके लेखक हैं वह हैं पवार वंश के 55वें राजा और टिहरी रियासत के प्रथम राजा सुदर्शन शाह जी हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हमारा डी आ जाएगा। उसके बाद हम बात करें, देखिएगा सभासार जो पुस्तक है बच्चों यह 7 खंडों में लिखी हुई पुस्तक है। और सभासार पुस्तक जो प्रकाशित हुई थी यह हुई थी 1828 में। और सभासार पुस्तक जो है वह ब्रज भाषा में लिखी गई है। बाकी सुदर्शन शाह की चर्चा कभी करेंगे अगर थोड़ा समय अधिक होगा तो। क्वेश्चन नंबर 16 है, कालिदास की किस रचना में हिमालय को औषधि प्रस्थ से उल्लेखित किया गया है? तो ये क्या गया बच्चों, ऑप्शन ए हमारा से कुमार संभव में, कुमार संभव ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 17 है, अयुग्म उपनाम बताइए, यानी कि जो इसमें अयुग्म है उसको आपको अयुग्म को छांटना है। तो देखिएगा अयुग्म इसमें है आपका, अगर हम बात करें तो बच्चों हमारा ऑप्शन सी इसमें एक प्रकार से अयुग्म हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, कुमाऊं का मुसोलिन किसे कहा जाता है? तो बच्चों कुमाऊं का मुसोलिन कहा गया हर्षदेव ओली को। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, कुमाऊं का मुसोलिन हर्षदेव ओली। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस विज्ञान में बटर फेस्टिवल या मक्खन की होली खेली जाती है? तो ये खेली जाती है आपकी ऑप्शन ए दयारा बुग्याल में। ऑप्शन ए हमारा सही है। इसको एढूढ़ी उत्सव के नाम से भी हम मुख्यतः जानते हैं। इसके बाद ही हम बात करें दयारा बुग्याल बच्चों हमारा आता है उत्तरकाशी में। और इस अगर हम बात करें बटर फेस्टिवल को जो प्रसिद्धि दिलाई थी वह चंदन सिंह राणा ने दिलाई थी। चंदन सिंह राणा ने ही बताया था कि ऐसा एक खेल खेला जाता है दायरा बुग्याल में। बाकी दायरा बुग्याल को विश्व मानचित्र पर लाने का जो प्रयास किया था वह किया था पिथौरागढ़ की निवासी चंद्रप्रभा एतवाल जी ने, जिन्हें माउंटेन गोड के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, नैनीताल में किस वर्ष
भारी भूकंप आया जिससे 151 लोगों की मृत्यु हुई। तो ये आया था बच्चों 1880 में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1880 में एक भयंकर भूकंप आया था नैनीताल में और 151 व्यक्ति इसमें शहीद हुए थे। इससे पहले भी आ चुका है नैनीताल में भूकंप। अगर हम बात करें पहले भी आया, कई बार नैनीताल में ऐसी घटनाएं घटती रही हैं। नैनीताल ही नहीं, पूरे उत्तराखंड में इस प्रकार की घटनाएं घटती रही हैं और अब भी घटती रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किनका संबंध फुटबॉल से है। तो देखिएगा हम बात करें फुटबॉल से नहीं है, यहाँ पे मालूम किया है। तो राम बहादुर छेत्री जी फुटबॉल से बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद ही हम बात करें त्रिलोक सिंह बसेड़ा जी, ये भी फुटबॉल से हैं। प्रताप सिंह पटवाल जी फुटबॉल रेफरी रह चुके हैं। और हम बात करें उन्मुक्त चंद की, तो बच्चों ये हमारे क्रिकेट से संबंधित है, फुटबॉल से नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। उन्मुक्त चंद की हम बात करें तो खड़का मल्लू गांव पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं और अंडर 19 इंडिया की जो वर्ल्ड कप विजेता टीम थी क्रिकेट में, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है, उसके कप्तान रहे थे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, बिग बैश लीग जो चलती है ऑस्ट्रेलिया में, तो बिग बैश लीग में खेलने वाले उत्तराखंड ये नहीं पूरे भारत के प्रथम खिलाड़ी बनने का गौरव प्राप्त उन्मुक्त चंद्र जी को है। क्वेश्चन नंबर 22 है, झिबरा नामक आभूषण पहना जाता है। तो झिबरा आभूषण पहना जाता है बच्चों आपको पैर में। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पैर में। झिबरा आभूषण कहाँ पहना जाता है? पैर में। ऑप्शन ए हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, 1985 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने किसे शौर्य चक्र से सम्मानित किया था? तो ये क्या था बच्चे? ज्योति प्रसाद नौटियाल जी को। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, ज्योति प्रसाद नौटियाल। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्राचीन माप पद्धतियों में तामी किस प्रकार की माप पद्धति है? तो देखिएगा तामी है एक प्रकार की आपकी द्रव्य मापन माप पद्धति। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, द्रव्य मापन पद्धति है। ऑप्शन बी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, त्रिलोक सिंह बसेड़ा जिन्हें आयरन बॉल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, तो इन्हें देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार कब मिला? तो ये मिला था बच्चों 2014 में। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, 2014 में इन्हें देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार मिला। क्वेश्चन नंबर 26 है, भिंडार पार्क कहाँ स्थित है? तो देखिएगा हम बात करें फूलों की घाटी को भिंडार पार्क के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी बच्चों 1977 में। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बन चुका है, इसका सनी मालूम करते हैं अधिकांश। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, कश्मीर में किसे अर्डवाल के नाम से भी जाना जाता है? तो ये कहा जाता है बच्चों बुरास को। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बुरास को अर्डवाल के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही। बुरास के बारे में आप जानते होंगे कि राज्य वृक्ष है बुरास। क्वेश्चन नंबर 29 है, वल्लभ डोभाल का संबंध किससे संबंधित है या किससे है ये? तो ऑप्शन ए आपका सही है, साहित्यकार हैं वल्लभ डोभाल जी। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, आवाज भी एक जगह है निम्न में किसकी रचना है? तो देखिएगा आवाज भी एक जगह बड़ी फेमस रचना है, इसके लिए अगर हम बात करें अवार्ड भी मिल चुका है। तो ये रचना है बच्चों मंगलेश डबराल जी की। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 30 का आंसर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मंगलेश डबराल जी। मंगलेश डबराल जी की हम बात करें, देखिएगा 16 मई 1948 को आपको या नोट कर लेना है, 16 मई 1948 को टिहरी गढ़वाल के काफल पानी में जन्म हुआ था मंगलेश डबराल जी का। उसके साथ साथ अगर हम बात करें हिंदी पैट्रियोट, आसपास और प्रतिपथ जैसी पत्रों में ये संपादक रहे हैं। जनसत्ता पत्र में साहित्य संपादक रहे हैं। इनकी कुछ मैं रचनाएं बताऊंगा, जैसे पहाड़ पर लालटेन, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह है, घर का रास्ता, मुझे दिखा एक मनुष्य, कभी ने कहा, अत्याचारियों की थकान। उसी के साथ साथ हम बात करें, ये इनकी मुख्यतः कविता संग्रह रह चुके हैं और ये इनका यात्रा वृत्तांत भी है। एक बार आयोवा एक बड़ी महत्वपूर्ण इनकी कविता है, नाम है संगतकार, कई बार एग्जाम में बन चुकी है, इन्हीं की है। हम जो देखते हैं के लिए 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत के किस राष्ट्रपति ने वर्ष 2015 में उत्तराखंड विधानसभा में अपना भाषण दिया था? तो उसे दिया था प्रणब मुखर्जी ने। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, राज्य गठन के बाद पहली बार नंदा राज्य यात्रा की शुरुआत कब हुई? तो ये शुरुआत हुई थी आपकी क्वेश्चन 32 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन
ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 18 अगस्त 2014। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हमारा ए है। क्वेश्चन नंबर 33 है उज्जैनी नगरी के नाम से किसे जाना गया? तो बच्चों ये जाना गया काशीपुर को। काशीपुर को उज्जैनी नगरी भी कहा गया, गोपीछाण भी कहा गया। क्वेश्चन नंबर 34 है रामडोला का मेला कहाँ लगता है? तो बच्चों रामडोला का मेला लगता है हमारा खटीमा में। उधम सिंह नगर खटीमा में रामडोला का मेला लगता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है गुरना माता मंदिर कहाँ पर है? तो बच्चों गुरना माता मंदिर हमारा पिथौरागढ़ में स्थित है। नन्ही परी इंजीनियरिंग कॉलेज भी पिथौरागढ़ में है। तारा पहाड़ भी आपको पिथौरागढ़ में देखने को मिलेगा। दिगांश अभिलेख भी पिथौरागढ़ से मिला था। और सिमरगढ़ का किला भी पिथौरागढ़ में है। पाताल भुवनेश्वर गुफा भी पिथौरागढ़ में है। उसी के साथ साथ मैं बात करूँ बिरथी जलप्रपात पिथौरागढ़ में, मुनस्यारी पिथौरागढ़ में है। ये सारे फैक्ट आपको याद करके चलने हैं। और गुरना माता मंदिर पिथौरागढ़ में। क्वेश्चन नंबर 36 डीडीहाट किस नदी के तट पे है? तो डीडीहाट की हम बात करें क्वेश्चन में आपके लिए छोड़ना। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है नंदा देवी राज्य यात्रा का आयोजन कितने वर्षों में होता है? तो सभी को पता है बच्चों, बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है। नंदा देवी राज्य यात्रा का जो आयोजन होता है वह 12 वर्षों में होता है। ऑप्शन बी हमारा बच्चों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा टिहरी रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो जो टिहरी रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी हमारी वर्ष 1934 में। ये नरेंद्र साहा जी का आपने नाम सुना होगा, उनके समय पर हुई थी। ऑप्शन डी हमारा बच्चों बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा फास्ट बोलना पड़ता है क्योंकि अगर वीडियो अधिक लंबी हो जाए तो थोड़ा उसमें बोरिंग सी आती है। इस वजह से मैं अधिक डाटा देना चाहता हूँ आपको कम से कम समय में। क्वेश्चन 39 है पवार राजवंश में संदेश वाहक को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बच्चों चढ़ू। ऑप्शन बी हमारा सही है। बाकी जल्द ही मैं एक ट्रिक लेकर आता हूँ इसमें पवार राजवंश के जितने भी पदाधिकारी थे उनको आप अच्छे तरीके से याद कर सको। क्वेश्चन नंबर 40 और आज का अंतिम क्वेश्चन है गढ़वाल का महाराणा प्रताप किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कप्पू चौहान जी को। ऑप्शन डी हमारा सही है। और देखिएगा आप सभी से एक ही बात कहूँगा कि तैयारी को बेहतर से बेहतर कीजिएगा। यही वो समय है जब आप अपना सपना पूरा कर सकते हो। सभी को एक उम्मीद होती है कि उसके पास भी एक बड़ा सा घर हो, बड़ी सी गाड़ी हो और अच्छा सा उसका रहन सहन हो, उसके माता पिता बहुत अच्छे तरीके से खुश रहे। और एक मिडिल परिवार का बच्चा है, मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा के पास एक ही रास्ता होता है कि वो एक अच्छी जॉब ले और जॉब से अपने जो भी सपने हैं उसके मन में सजोए हैं उनको पूरा कर ले। बाकी चोरी करके तो कोई भी मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा अपना गुजारा नहीं कर सकता। बड़ी सी चोरी कर ले तो उससे कोई भी बेनिफिट होने वाला नहीं है। सिर्फ एक ही रास्ता होता है कि आप बेहतर तैयारी कीजिएगा। एक सामान्य परिवार का बच्चे दरोगा बनता है, पटवारी बनता है, लेखपाल बनता है और एक प्रकार से जितनी भी नौकरियां अगर वो चाहे एक लगन बना ले तो प्राप्त कर लेता है। कुछ लोग बोलते हैं भ्रष्टाचार है, हाँ मैं मानता हूँ उत्तराखंड में बहुत बड़े स्तर का भ्रष्टाचार है। लेकिन अगर आपकी मेहनत एक ज़बरदस्त तरीके से हो तो आप भ्रष्टाचार को भी पीछे छोड़ सकते हो। इतना स्कोर कर दीजिएगा कि भ्रष्टाचारियों के आगे भी कोई रास्ता ना बचे और आपका सिलेक्शन निश्चित होकर रहे। तो देखिएगा बहुत बड़े चांस है फॉरेस्ट गार्ड में, पुलिस कांस्टेबल, एसआई, पटवारी, लेखपाल और आपका जो एग्ज़ाम है आपका बंदी रक्षा का फिजिकल होगा। तो बेहतर तैयारी कीजिएगा। कुछ भी आपका डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हमेशा आपका मैं रिप्लाई देता हूँ। मैं कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होता जिसकी कोई परेशानी हो उसका रिप्लाई ना दूँ, इसीलिए कि किसी को भी कोई डाउट ना रहे। कोई गरीब से गरीब बच्चा हो उसका कोई भी तरह का डाउट ना हो, इसलिए मैं हर किसी का रिप्लाई देता हूँ अपना समय निकाल के। बाकी खुद के भी कुछ वर्क होते हैं तो रिप्लाई थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन आपने कोई जानकारी मालूम की तो उसका ज़रूर मैं उत्तर दूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर नवीनतम वीडियो के साथ। धन्यवाद।